धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 13 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले छोटी सी अपील है आपसे। अगर आप लोगों को लगता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में यानी कि आज़ाद सहाफत के मैदान में धाकड़ खबर अपनी ज़रा सी भी भूमिका निभा रहा है, ज़रा सा भी अपना रोल अदा कर रहा है, तो आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं यानी कि माली ताउन कर सकते हैं। तरीका यह है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं या पेटीएम या गूगल पे नंबर के जरिए आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं। क्या करें साहब, 3 अखबारों में काम किया, अमर उजाला में, हिंदुस्तान में, दैनिक जागरण में, लेकिन हर जगह ज्वाइनिंग के वक्त एक कंडीशन लगा दिया करता था कि साहब विज्ञापन मांगने ना जाऊंगा मैं, क्योंकि विज्ञापन मांगने का काम ना पत्रकारिता करने का काम करने आया हूँ यहाँ, क्योंकि हर अखबार में यही है कि पत्रकार से विज्ञापन मंगवाओ। लेकिन क्या करें, अब यहाँ बैठे हैं तो आपसे ये काम भी करना पड़ रहा है। समझ सकते हैं आप, एंटरटेनमेंट की दुनिया तो है नहीं, न्यूज़ का चैनल चला रहे हैं, 10-20 मिनट तक खबरें ज़िंदा रहती हैं, ज़्यादा रेवेन्यू कुछ आता नहीं है, तो दुकान चलाए रखने के लिए और आपका मनोरंजन करते रहने के लिए कुछ तो चाहिए जी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पहली खबर स्वयंभू संत रामपाल से जुड़ी हुई आ रही है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने एक बार फिर उसको जमानत देने से इनकार कर दिया है। बता दें आपको, 2014 से लगातार जेल में बंद है स्वयंभू संत रामपाल। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, लेकिन उसको जमानत नहीं मिल पाई है। उसके अनुयायियों ने लंबे अरसे तक 5-6 साल तक लगातार धरना प्रदर्शन भी किया है। जंतर मंतर पर एक टेंट गाड़े बैठे थे, दिन बदलते रहते थे, लोग रोजाना बताते थे। अब जो जमानत मांगी वो किस आधार पे मांग रहा था संत रामपाल, वो थोड़ा सा देख लीजिए, फिर बाद में और चीज़ों पर गौर करेंगे। मुझे अपनी पोती की शादी में शामिल होना है यानी कि विवाह में शामिल होना है, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए, मुझे ज़मानत दे दी जाए, ये कहते हुए कथित स्वयंभू संत रामपाल ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट से ज़मानत की मांग की थी। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में प्रशासन से रिपोर्ट तलब कर ली और रोहतक प्रशासन ने यानी कि वहाँ के जो एसपी हैं उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी, उस रिपोर्ट के बाद उन्होंने हाईकोर्ट ने ज़मानत देने से साफ इनकार कर दिया। रिपोर्ट में रोहतक के एसपी ने लिखा कि साहब इनको ज़मानत दे के मुसीबत खड़ी करवानी है क्या। 2014 में इस आदमी को जब गिरफ्तार करने गए थे 5 औरतें मर गई थी, एक बच्चा मर गया था। इसने तो वहाँ गुंडों की फौज खड़ी कर दी थी हथियार लेके। अगर इसको इस बार फिर से बाहर भेज दिया तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर देगा। इसको दोबारा से गिरफ्तार करना या सरेंडर कराने के लिए इसको मजबूर करना या इसके सरेंडर करने की उम्मीद करना नामुमकिन है, इसलिए इसको ज़मानत न दी जाए। तो पुलिस का जब इतना ज़बरदस्त जवाब दाखिल हुआ और ऐसी संभावनाएं जताई गई तो कोर्ट ने भी ज़मानत देने से इनकार कर दिया। हत्या के एक मामले में कोर्ट के आदेश पर 2014 में संत रामपाल को गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान उसने अपने अनुयायियों को हथियारों के साथ मौके पर अड़ा दिया था और पुलिस के सामने ये भिड़ंत हो गई थी, जिसमें 5 महिलाओं की और एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई थी। ये बाबा किस तरीके का पूरा काम चला रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, नोट कर लीजिए, क्योंकि धाकड़ खबर आपको इस खबर से पहले रूबरू करा चुका है। फीस वसूली पर लगी रोक को हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बता दें आपको, नैनीताल हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कह दिया था कि स्कूल जो हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, वो फीस वसूली के लिए पेरेंट्स पर यानी कि अभिभावकों पर दबाव नहीं बना सकते हैं। इसके बाद वहाँ की सरकार ने भी हाई कोर्ट से आए इस फैसले के बाद एक आदेश जारी कर दिया और कहा कि अभी कोई भी प्राइवेट स्कूल पेरेंट से फीस वसूली नहीं करेगा। अब उस फैसले के खिलाफ वहाँ के जो टीचर्स हैं या स्कूल वाले हैं वो लोग इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दाखिल कर दी, कहा कि साहब वहाँ की सरकार ने ऐसा आदेश जारी कर दिया कि हम अपनी फ़ीस नहीं वसूल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया एक बात बताओ, उत्तराखंड में नैनीताल हाई कोर्ट है, उसके आदेश के बाद उत्तराखंड की सरकार ने यह आदेश जारी किया, तो इस आदेश के खिलाफ आपको वहाँ जाना चाहिए। नैनीताल हाईकोर्ट हमारे पास नहीं आना चाहिए और हम फीस वसूली के मामले में किसी भी तरह की कोई रियायत देने के मूड में नहीं है, ये कहते हुए पिटीशन को खारिज कर दिया। कौन कौन लोग पहुंचे थे वो थोड़ा सा देख लीजिए। प्रिंसिपल जो हैं प्रोग्रेसिव स्कूल्स नाम का एसोसिएशन नाम का एक संगठन है और दूसरा संगठन जो है वो सेंट जूड्स स्कूल नाम का है। ये सब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने ये पिटीशन दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको झटका दे दिया और कहा कि हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ पे अपनी बात रखिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
गौतम नौलखा की जमानत पर सुनवाई नहीं कर सकता है दिल्ली हाई कोर्ट, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। बता दें आपको, गौतम नौलखा को तिहाड़ जेल में बंद कर रखा था। उसके बाद आनंद फानन में एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो उनको यहाँ से मुंबई ले गए, वहाँ ले आके जेल में बंद कर दिया। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई तो हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई एनआईए को और कहा कि ऐसे कैसे लेके चले गए उनको यहाँ से, और उनकी जमानत पर सुनवाई करने लगा। इस फैसले के खिलाफ और अपने आप पर पड़ी लताड़ के खिलाफ, यानी कि खुद कोर्ट से मिली फटकार के खिलाफ एनआईए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उसने कहा साहब देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने हमें ऐसे ऐसे कहा है कि यहाँ से गौतम नौलखा को क्यों ले गए और हमें फटकार लगा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को सुना और कहा कि भैया कोरेगांव जो है वो महाराष्ट्र में आता है और उसके हिसाब से वहाँ का ज्यूरिस्प्रूडेंस जो बनता है, यानी कि कानूनी क्षेत्र जो बनता है, बॉम्बे हाई कोर्ट होता है। बॉम्बे हाई कोर्ट उसके मामले पे सुनवाई कर सकता है। आप दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पे क्यों एंटरटेन कर रहे हो? तो ये कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पे रोक लगा दी। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जो एनआईए को लेकर टीका टिप्पणियां की गई थी उसको भी कोर्ट ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंद्राणी बनर्जी और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच ने ये आदेश जारी किया। बता दें आपको, 2018 में महाराष्ट्र के कोरेगांव में हिंसा हो गई थी। उसी में सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नौलखा को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार और दंगाई पत्रकार या भारतीय जनता पार्टी वाले अर्बन नक्सली कहकर पुकारते हैं। जो पढ़ा लिखा होगा ना उसे अर्बन नक्सली बता देंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़े वकीलों और बड़े पिटिशनर्स के केसों को पहले कर दिया जाता है लिस्टेड, यानी कि सूचीबद्ध कर दिया जाता है। ये आरोप लगाते हुए एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्री विभाग है वो पहले ये देखता है कि बड़ा वकील कौन है, अच्छा उसकी तरफ से आई है दाखिल कर देता है, ये बड़े लोग कौन हैं उनकी तरफ से आई है तो पहले उसको दाखिल कर देता है, लिस्ट में लगा देता है। इसके अलावा जो छोटे वकील हैं या जो कमज़ोर लोग हैं, अगर वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं तो उनकी पिटीशन को लिस्टेड ही नहीं किया जाता। ये आरोप लगाया था एडवोकेट दीपक कंसल ने। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को तो खारिज कर ही दिया। साथ ही उन्हें कहा कि आप पर 100 रुपये का फाइन भी लगाया जाता है, जुर्माना भी लगाया जाता है और आपको सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री स्टाफ पर इस तरीके का आरोप लगाने से बचना चाहिए। ये कहते हुए पिटीशन खारिज कर दी। 100 रुपये का उन पर जुर्माना भी लगा दिया। बता दें आपको, इससे पहले एक मामला आया था, उसके बारे में क्या कहेगा सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कहा था कि 3 साल पहले विजय माल्या ने जब हस्तक्षेप याचिका दाखिल की थी, रिव्यू पिटीशन एक तरीके का दाखिल किया था, वो 3 साल तक कैसे दबा पड़ा रहा, उसको लेकर रजिस्ट्री जो स्टाफ है उससे जवाब तलब किया था सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने। अब बताइए, अपनी रजिस्ट्री पे जब खुद सवाल उठाने हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर का आदमी आके कह रहा है साहब यहाँ तो बड़े बड़े लोगों की चलती है, बड़े बड़े वकीलों की चलती है, उनका केस तो आगे लगाते हैं, हमारे केस को लगाते नहीं। तो इस पर जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एस.ए. नज़ीर की जो बेंच है उसने ये फैसला सुनाया, पिटीशन खारिज, 100 रुपये का वकील साहब पे जुर्माना लगा दिया और कहा कि बार एसोसिएशन के सदस्य को इस तरीके की फिजूल आरोपबाजी से बाज रहना चाहिए। फिर से एक बार दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल और केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि शिव विहार में राजधानी स्कूल के जो मालिक हैं फैजल फारूक, उनको कोर्ट ने जमानत दे दी। जमानत देने के बाद दिल्ली पुलिस ने उनको दूसरे मामले में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और उनकी जो जमानत मिली है उसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट पहुंच गई पुलिस। कहने लगी साहब इनकी वो पहली वाली जो जमानत है वो रद्द की जाए। वो पूरा मामले के अंदर जब वहाँ कोर्ट के सामने सुनवाई होने लगी तो कोर्ट ने जो केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल हैं अमित महाजन, उनसे पूछा भैया आप यहाँ कैसे हो, किस हैसियत से हो, आप किस अधिकार से हो। तो उन्होंने कहा साहब मुझे तो एलजी ने कहा है। तो कोर्ट ने कहा भाई लिखा हुआ तो कुछ दिखाओ कि साहब लिखा हुआ दिखाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, देखेंगे उस मामले में क्या लिखा हुआ दिखाते हैं। तो वहाँ पर जो स्टैंडिंग काउंसिल थे दिल्ली सरकार के, राहुल मेहरा, उन्होंने कहा साहब ये तो हमारा कार्य क्षेत्र है, हमारे अलावा तो इसमें ये आ नहीं सकते, इनका क्या मतलब बनता है यहाँ पर आने का। तो मामला वहाँ पर भिड़ गया था आपस में। इसमें कोर्ट ने इनसे पूछ लिया था अच्छा लिखा हुआ दिखाइए अमित महाजन से। अब दूसरा एक मामला फिर आ गया। इशरत जहां को आप जानते होंगे, इशरत जहां को खुरेजी से गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस के उनको नेता बताया जाता है। उनके मामले में दिल्ली पुलिस ने पहले क्या काम किया, निचली अदालत पहुंची। निचली अदालत से कहा माई बाप हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए तो ताकि हम चार्जशीट अच्छे से तैयार कर सकें। कोर्ट ने कहा अच्छा भाई ठीक है, 60 दिन का टाइम दे रहे। बता दें आपको, जो आपराधिक मामले होते हैं, जो क्रिमिनल केसेज होते हैं, उनमें 60 से 90 दिन के अंदर चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र दाखिल करना लाजमी होता है। अब 60 दिन का टाइम दिए जाने के खिलाफ
इसरात जहां है वो हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा आपने निचली अदालत ने जो टाइम दिया है वो गलत किया है। टाइम लेकर दिल्ली पुलिस जो है मुझे जेल में रखना चाहती है, मेरे जमानत के अधिकार को छीन रही है। उस पर सुनवाई होने लगी तो उसमें भी अमित महाजन पेश हो गए, केंद्र सरकार के जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं, और वहाँ पे राहुल मेहरा भी पेश हो गए जो दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल हैं। दोनों आपस में वहाँ पे भी भिड़ पड़े, उस चीज़ को लेकर वहाँ फिर बहस हो गई। लेकिन यहाँ कोर्ट ने उन दोनों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि राहुल मेहरा ने साफ कहा कि मैं स्टैंडिंग काउंसिल दिल्ली सरकार का जो भी कागज़ पत्तर आएगा जाएगा वो मेरे ऑफिस से निकल के जाएगा। ये भी अगर कोई कागज़ यहाँ पेश करेंगे तो मेरे ऑफिस से निकल के पेश करेंगे। ये किस आधार पे कह रहे हैं कि एलजी ने इनको यहाँ पुलिस का पक्ष रखने के लिए पेश किया है। लेकिन कोर्ट ने बताया जा रहा है कि इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अलबत्ता जो ये 60 दिन वाला मामला है जो चुनौती दी है इशरत जहां ने, उस वाले मामले में दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल से जवाब तलब कर लिया है। कहा कि वो इसमें 4 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करे और बताए कि ये पूरा मामला है क्या और क्यों ये पुलिस को वक्त दिया गया है। बता दें आपको, इस मामले में इशरत जहां ने एक मांग और की है कि जो चार्जशीट दाखिल करने में देरी की जाती है ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन पर जुर्माना लगाया जाए, और जो वक्त लेकर जो आरोपी हैं उनको जेल में रखने की साजिशें रचते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट से आ रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स और स्टाफ की मदद के लिए बने हेल्पलाइन। ये दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई इस मांग के साथ, और दिल्ली हाईकोर्ट ने यानी कि प्रदेश सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल सरकार से जवाब भी तलब कर लिया। पीपीई किट और मास्क नहीं मिल पा रहे हैं जिससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर परेशान हैं, और वो इस मामले की कहीं कोई शिकायत भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसी कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं बनी है। इसलिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी की जानी चाहिए जिस पर डॉक्टर्स और वहाँ के स्टाफ जो हैं वो अपनी डिमांड्स, अपनी शिकायतें रख सकें। चीफ जस्टिस DN पटेल जो दिल्ली हाईकोर्ट के और प्रतीक जालान की बेंच के सामने मामला पहुंचा तो उन्होंने दिल्ली सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें आपको, एक NGO है जिसका नाम है डिस्ट्रेस मैनेजमेंट कलेक्टिव, उसकी ओर से ये एक पिटीशन दाखिल की गई है। पिटिशनर उसमें जो हैं मनोज V. जॉर्ज हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा है कि प्रधानमंत्री राहत कोष जो है यानी कि प्रधानमंत्री का जो नया फंड बना है उसके ज़रिए प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले जो डॉक्टर हैं, जो स्टाफ हैं, उनको मास्क दिया जाए, पीपीई किट उपलब्ध करवाई जाए। आखिर पैसा तो जनता का ही है, जनता पे खर्च करने में क्या जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो हर चीज़ का पैसा वसूलते हैं जी। पीपीई किट का पैसा बिल में लगा देते हैं, मास्क का पैसा बिल में लगा देते हैं, तो अपने डॉक्टरों को क्यों नहीं दे रहे हैं। और डॉक्टर जो हैं वो इस बात को लेके क्यों नहीं खुल के बोलते कि जब डॉक्टर जो है वसूल रहे हैं, अस्पताल जो वसूल रहे हैं, तो डॉक्टर स्टाफ को क्यों नहीं वो सुविधा दे रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कब होंगे फाइनल ईयर के एग्जाम, स्थिति साफ करे UGC। ये मामला पहुंच गया कोर्ट में। कुछ स्टूडेंट्स की ओर से कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल कर मामले पर सुनवाई करने के लिए कहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिमा M. सिंह की बेंच ने HRD यानी कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है और UGC को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें, इधर जवाब दाखिल करने को कहा और उधर से खबर बाहर से आई, कोर्ट के अंदर से नहीं है, वो बाहर से आई कि UGC ने फाइनल कर दिया है कि 30 सितंबर तक फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनके फाइनल एग्ज़ाम जो हैं वो करा दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी कोर्ट से नोटिस आ गया है तो जवाब तो देना पड़ेगा। अब कोर्ट उस जवाब से कितना संतुष्ट होगा ये एक अलग बात है, और इस पर क्या वो अपना फैसला सुनाएगा, क्या सुनवाई ख़त्म कर देगा, क्या मान लेगा, तो बहुत सारे सवाल हैं। आगे अगर हमारी नज़र से गुजरेगा हम भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब पिछड़ा आयोग ने लगाई 69,000 टीचर्स की भर्ती पर रोक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार ना दिखाने वाले हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने रोक लगाने के साथ साथ आयोग की सुनवाई में हाजिर न होने को लेकर भी फटकार लगाई है यूपी सरकार को। कहा कि उनका कोई भी अधिकारी आयोग के सामने पेश नहीं हो रहा है, जिससे लगता है उनकी नज़रों में आयोग की कोई महत्ता नहीं है और आयोग द्वारा जारी किए जा रहे लगातार नोटिस पर वो कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बहुत सख्त टिप्पणी है, देखेंगे इस टिप्पणी के बाद सरकार पे कितना या उसके अधिकारियों पे कितना फ़र्क पड़ेगा। आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं लोकेश कुमार प्रजापति, उनकी बेंच इस मामले की सुनवाई करी है। उन्होंने कहा बेसिक शिक्षा विभाग का जो अपर मुख्य सचिव है वो जांच पूरी होने तक
देखिए अब सुनिएगा, जांच पूरी होने तक जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है 69,000 टीचर्स की भर्ती की, उस पर यथा स्थिति बरकरार रखे, यानी कि कुछ भी करने की कोशिश न करे, पूरी तरीके से रोक लगा दी। बता दें आपको, यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 69,000 टीचर्स की भर्ती होनी है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। उसमें आरोप लग रहा है कि रिजर्वेशन का सही तरीके से अनुसरण नहीं किया गया, जिस तरीके से दिया जाना चाहिए था, जिस समाज को नहीं दिया गया। तो ओबीसी समाज के लोगों ने शिकायत की है, जिस पे ओबीसी यानी कि पिछड़ा आयोग जो है वो पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। सुनवाई का सिलसिला कैसे शुरू हुआ वो थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर आपको समझ आएगा कि झगड़ा क्या है। 3 जून को पहली बार नोटिस जारी कर कोर्ट ने कहा, यानी कि आयोग ने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करें। इसके बाद जब कोई जवाब नहीं आया, फिर 15 जून को रिमाइंडर जारी कर दिया और कहा भैया 3 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करो, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद 29 जून को आयोग ने कहा कि एक अधिकारी यहाँ पे पेश हो आकर, जो भी शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, लेकिन वो भी नहीं आया। उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर किया जो है वो 7 जुलाई के लिए, कहा कि एक अधिकारी पूरे दस्तावेज के साथ आयोग के सामने पेश हो, लेकिन भैया फिर भी नहीं आया। अब कल इसमें 7 जुलाई को सुनवाई हुई, लेकिन जब कोई नहीं आया तो उस पर आयोग को गुस्सा आया और आयोग ने ये सख्त टिप्पणी की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में अगली जो सुनवाई है उसमें क्या ये लोग हाजिर होते हैं कि नहीं होते हैं। साथ ही बता दें, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई थी शिक्षा मित्रों के जरिए 69,000 टीचर्स की भर्ती में रोक लगाने के लिए। उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन आयोग इस मामले को सुन रहा है और देखना दिलचस्प होगा कि आयोग क्या डिसीजन लेता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि तमाम चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया जा रहा है, जितनी भी नवरत्न कंपनियाँ उनका प्राइवेटाइजेशन इसलिए किया जा रहा है कि संविधान में आरक्षण तो ले लो, जब नौकरियाँ नहीं बचेगी क्या करोगे। इसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र वाली थ्योरी बदलना। अब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। आरएसएस से आया हुआ हर व्यक्ति को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री या अधिकारी बना के बैठा दीजिए और किसे हिंदू राष्ट्र कहेंगे। ऐसे ही आरक्षण को खत्म करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में लोगों का कहना है कि आपको इसके असर दिखाई देने लगेंगे जब नौकरियां ही नहीं होगी, लेके घूमते रहिए कि आपको इतना फीसद आरक्षण मिलता है। अगली खबर का रुख करते हैं। मलेशिया के 122 जमातियों को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जमानत दे दी है। ये अपने आप में बड़ी खबर है और दिल्ली से पहली ऐसी खबर है, इसलिए कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद जज जो हैं गुरमोहिनी कौर, उन्होंने ये ज़मानत दी है और महज 10-10 हज़ार के मुचलके पर उन्होंने ये ज़मानत दी है। मलेशिया के 122 जमाती हैं। बता दें आपको, दिल्ली के 9 अलग अलग क्वारंटीन सेंटर के अंदर 965 के करीब विदेशी जमाती रहते हैं और उनके खिलाफ पासपोर्ट का गलत दुरुपयोग करने, गलत वीज़ा लेके भारत में दाखिल होने, महामारी फैलाने, 4 से ज़्यादा इकट्ठे होकर धारा 144 का उल्लंघन करने, सरकार के नियमों की अनदेखी करने, बहुत सारे आरोपों में केस दर्ज हैं और कई सारे मामलों में 42 के करीब मामलों में इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। साकेत कोर्ट में कल हुई सुनवाई के दौरान इन सभी 122 जमातियों को पहले एक होटल में ले जाया गया। वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी कोर्ट में वर्चुअल पेशी कराई गई, यानी कि ऑनलाइन ये हाजिर हुए कोर्ट के सामने, जिसके बाद कोर्ट ने इनको जमानत दे दी। अब जमानत मिलने के बाद इन्होंने क्या कहा है वो थोड़ा सा देख लीजिए। इन्होंने कहा, साहब हमारे खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल हुई, हम चाहते हैं उस पर जल्दी से जल्दी ट्रायल शुरू किया जाए। बता दें आपको, सहारनपुर में ट्रायल भी कंप्लीट हो गया, उनकी जो सज़ा थी वो भी निर्धारित होगी और वो इंडोनेशिया के जो 17 जमाती थे, सरकार ने अदालत के आदेश के बाद उनको उनके देश भी भेज दिया है। लेकिन यहाँ मामले को अभी लटकाया जा रहा है, उनका ट्रायल शुरू नहीं किया जा रहा, जबकि दिल्ली में तो और तेज़ी से काम होना चाहिए। यूपी तो कई मामलों में बड़ा फिसड्डी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मराठा रिजर्वेशन पर प्रतिदिन सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने साफ कर दिया है कि वो अगले महीने से मराठा आरक्षण पर सुनवाई करने को तैयार है। उसके लिए एक बेंच का भी गठन कर लिया गया है, लेकिन सुनवाई की तारीख किस तरीके से तय होगी उसका ऐलान 15 जुलाई को किया जाएगा। उन्होंने तमाम पक्षकारों से पूरी तरह तैयार रहने के लिए, अपना जवाब दाखिल करने के लिए तैयार रहने को कहा है। बता दें आपको, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मराठा को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण दिया था। उस फैसले को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। इन सरकार को राहत ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग था।
लॉकडाउन के चलते ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। वकील बार बार कह रहे थे कि साहब इसकी सुनवाई शुरू कीजिए, तो अब तय किया गया है कि अगले महीने यानी कि अगस्त से इस मामले पर रोजाना सुनवाई होगी। ये भी बताया जा रहा है कि वर्चुअल सुनवाई के जरिए ये सुनवाई नहीं होगी। वर्चुअल सुनवाई का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो लोग शामिल होते हैं वैसे नहीं होगी। शायद ओपन कोर्ट के जरिए, यानी कि वकील वहाँ मौजूद रहेंगे, कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे, उसके जरिए इस मामले पर सुनवाई होनी है। मामला काफ़ी गंभीर भी है और इस पर नज़र बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक मामला और कई मामलों के लिए नज़ीर बनेगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन के लिए 1 माह की मोहलत दी गई है सरकार को। सरकार गई कोर्ट में, उसने कहा माई बाप महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने के लिए हमें 6 महीने का वक्त चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा सिर्फ 1 महीने का वक्त दे सकते हैं। बता दें आपको, इसी साल 17 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल चली लड़ाई के बाद, कानूनी लड़ाई जो चली थी, फैसला सुनाया था कि महिलाओं को आर्मी के अंदर स्थायी कमीशन दिया जाए, यानी कि उनको भी बराबरी का हक दिया जाए, बड़ी पोस्टों पर निर्धारित किया जाए, उनका भी चयन वहाँ पे किया जाए। उस मामले में कोर्ट ने कहा था कि 3 महीने के अंदर हमारे आदेश को लागू करिए, लेकिन साहब 3 महीने का 5 महीने हो गए, आदेश तो लागू किया नहीं। अब कोर्ट में फिर से जाके सरकार कहने लगी कि जी हमें 6 महीने का और टाइम दे दो, लेकिन कोर्ट ने कहा 6 महीने का टाइम नहीं देंगे, सिर्फ 1 महीने की आपको मोहलत दे रहे हैं, 1 महीने में इसको लागू करके दिखाइए। अब ईगो का भी तो सवाल है ना, महिला अफसर, नीचे जवान जो हैं वो जितने हैं वो सब पुरुष हैं, कैसे सरकार इसको मैनेज करा पाएगी और कैसे सेना के अंदर ये चल पाएगा, क्योंकि पुरुषार्थ जो है वो बर्दाश्त कहाँ पर पाता है महिला लीडर को। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद भी आप ये देखिए सरकार किस तरीके का ढुलमुल रवैया अपना रही है, और वो सरकार है जो CDS यानी कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बनाने के लिए बिपिन रावत को 2 मिनट में इधर से उधर कानून, उधर से इधर कानून, सब कुछ कर देती है ना। कोर्ट के आदेश की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ कोर्ट के आदेश के बाद भी महिलाओं को स्थायी कमीशन का लाभ नहीं दिया जा रहा। कोर्ट ने एक बात और अपने फैसले में कही थी कि जो SC है, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जिसके तहत 14 साल से कम या 14 साल से ज़्यादा वहाँ नौकरी करने वाली जो महिलाएं हैं, उन सभी को, ऐसा ना हो कि जो 14 साल से कम कर रही हैं उनको तो लाभ देंगे नहीं, 14 साल से जो ज़्यादा काम कर रही हैं उनको इसका लाभ देंगे, ये भी स्पष्ट कर दिया था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर की जांच होगी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फर्जी मेडिकल तैयार करके जो सज़ा याफ्ता मुलजिम हैं उनकी सज़ा में रियायत करवाना, या जो कैदी हैं उनको ज़मानत दिलवाने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट यानी कि नकली सर्टिफिकेट, नकली मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर की शामत आ गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरे मामले में क्राइम ब्रांच से जांच कर कार्रवाई करने को कहा है, और साथ ही कहा है कि जब डॉक्टर का लाइसेंस भी रद्द है तो वो अब किस आधार पर ये अपनी जो पैथोलॉजी लैब है उसको चला रहा है और उससे ऐसी रिपोर्ट्स तैयार कर रहा है और दिखा रहा है कि ये लोग बीमार हैं, इनको गंभीर बीमारियां हैं। बता दें आपको, हत्या के एक मामले के एक आरोपी ने अपनी पत्नी की एक मेडिकल रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि साहब द्वारका जो है वहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने रिपोर्ट दी है, देख लीजिए मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसका ऑपरेशन होना है, इसलिए मुझे ज़मानत दे दीजिए। लेकिन हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा के सामने दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये जांच रिपोर्ट जो है वो सस्पेक्टेड है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसके बाद क्राइम ब्रांच को जिम्मेदारी हाई कोर्ट ने सौंप दी है। डॉक्टर गजेंद्र कुमार अय्यर हैं जो ये खेल रहे हैं। अब जांच के बाद तय होगा कि खेल रहे हैं या कुछ और है। पर एक ज़मीनी सतह की बात बता दूं, आपके घर में अभी झगड़ा हो जाए पड़ोसी से किसी बात को, थाने जाइएगा, थाने वाले फ़ौरन आपको लेके मेडिकल कराने के लिए सरकारी अस्पताल जाएंगे। तो सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर बैठे हैं ना वो कहेंगे हाँ भाई कैसा मेडिकल बनाना, कुछ दिखाऊं, धारा 307 बन जाए, कुछ मामला गंभीर बन जाए, कुछ चोट बढ़ा चढ़ा के लिख दूँ, लाओ कुछ दो। बहुत बड़ा धंधा है, बहुत बड़ा गोरख धंधा है। हर कोई पैसे के लिए जी रहा है, ना अपने उसे वकार की चिंता है, ना उसे अपने पद की चिंता है। पैसा सबसे बड़ा बन गया है। इसीलिए तो देखिए कि पुलिस कैसे पाल रही थी विकास दुबे को, और बाद में वही विकास दुबे उन्हीं पुलिस वालों के लिए हत्यारा साबित हुआ और अभी तक उसको पकड़ भी नहीं पाई है। कम से कम डॉक्टर सीखें कि आदमी लड़ मर के आया, चोट लग गई है तो उससे पैसा ढूंढ रहे हैं केस बनाने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भूख से हुई एक दृष्टिबाधित बच्ची की मौत के मामले में हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है। दृष्टिबाधित बच्ची समझ ही गए होंगे, उर्दू में बात करें तो नाबीना बच्ची।
दिव्यांग कह सकते हैं बच्ची को, 12 साल की ये बच्ची थी। बताया जा रहा है कि इसको अनाज नहीं दिया गया, जिससे भूख से इसकी मौत हो गई। फिर इसको दिल्ली का एक शादरा इलाका पड़ता है, वहाँ पे स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाया गया, जिस हॉस्पिटल को जनरल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे इस बच्ची की मौत हो गई। अब ये दिल्ली हाई कोर्ट में मामला पहुँच गया और वो भी चीफ जस्टिस की बेंच के सामने पहुँच गया। DN पटेल और प्रतीक जालान इस मामले को सुन रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा है। जनहित याचिका यानी कि PIL दाखिल कर आरोप लगाया गया है कि अपडेट आधार कार्ड, भाई आधार कार्ड भी अपडेट होना चाहिए, यह बात भी समझ लो। अपडेट आधार कार्ड नहीं होने के कारण इस बच्ची को राशन नहीं दिया गया और लॉकडाउन के कारण ऐसी परिस्थितियां थी कि राशन लेने जाना पड़ता था। आपने देखा होगा, खूब टीवी चैनलों पे खबरें आई, जरा सा 2 वक्त का खाना लेने के लिए 2 थैली में कई किलोमीटर का सफ़र तय करते थे। दो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं ढंग से, वो कैसे वहाँ तक जाते हैं। व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए थी सरकार को कि उनके घर तक राशन पहुँचाया जाता, लेकिन नहीं पहुँचाया गया। तो ऐसे में भूख से इस बच्ची की मौत हो गई। 1 जुलाई का ये मामला बताया जा रहा है। अब कोर्ट में मामला पहुंच गया है, कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था बना के लाइए, जो पिटिशनर ने कहा है दिव्यांगों के बारे में कि वो लेने नहीं जा सकते हैं, उनके घरों तक राशन पहुंचाया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था बना के लाइए। पूरा रूपरेखा तैयार करके हमारे सामने हाजिर हुई। अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी, देखना होगा कि सरकार इसमें क्या पक्ष रखती है और कोर्ट उससे कितना संतुष्ट होता है, और कुल मिलाकर इस बच्ची की मौत का कौन जिम्मेदार है, क्या उसको सज़ा मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। सरकार को ही एक्शन ले लेना चाहिए था, अब तक कोर्ट क्यों मामला पहुंचा। लेकिन साहब मर गया तो मर गया, गरीब की मौत का उठता क्या है जी साहब। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।